हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सिंपल साइंस। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि ये आज का जो एपिसोड है वो कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है। वो हम और मेरे सीनियर है, मेरे दोस्त है, डॉक्टर अनुज कुमार भारती सर मेरे सीनियर थे आईआईटी जोधपुर में। हम साथ में ही पीएचडी के दौरान मिले थे और हमारी दोस्ती हुई थी। तो सर वाज लाइक कि कुछ भी चाहिए हो सर के पास चले जाओ, मिल जाएगा। कभी कुछ खाने का मन हो कि सर कुछ खाया जाए बाहर बाहर चल के तो इनके कमरे में हमने कभी ना नहीं सुना। तो एक आइडियल सीनियर की जो जो इमेज होती है वो मेरे मन में तो इन्हीं के लिए है, क्योंकि काफी अच्छा टाइम हमने, मतलब बुरे टाइम में भी हम लोग साथ काफी रहते थे। दोनों लोगों ने जो अपने अपने स्ट्रगल्स देखे पीएचडी के दौरान, उस टाइम पे हम लोग सब साथ में ही थे। सो स्पेशली मतलब मेरे मन में तो काफी उन सब चीजों की जो इमेजेस है वो आज भी फ्रेश है। सो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं एक साथ में एक डिस्कशन करते हैं अराउंड द लाइफ ड्यूरिंग एंड आफ्टर पीएचडी। तो उससे हो सकता है कि इस डिस्कशन से जो हमारे एक्सपीरियंस थे वो किसी के काम आ जाए। आफ्टर पीएचडी अनुज सर हैज ज्वाइंड बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, और अभी करेंटली वो वहां पर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं। और सर के इंटरेस्ट्स, जो रिसर्च इंटरेस्ट हैं, वो बेसिकली मशीन लर्निंग एंड कॉग्निटिव साइंस के इर्द गिर्द रहते हैं, जिसमें जो भी स्टूडेंट्स अगर इस एरिया में काम कर रहे हैं तो आई थिंक ही कैन बी अ गुड रिसोर्स फॉर देम। सो आई हार्टली वेलकम यू सर। थैंक यू, आपने आज टाइम निकाला छुट्टी के दिन। तो बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग हम आपका चैनल तो फॉलो कर ही रहे हैं, एंड वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज गोइंग ऑन ऑन द चैनल और नॉट। हमेशा की तरह तुम्हारा हमेशा थैंक यू, क्योंकि बिकॉज तुम्हारे साथ जो भी डिस्कशंस हुए हैं वो हमेशा बहुत फ्रूटफुल रहते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइफ फिलोसफी और मे बी रिसर्च एंड साइंसेस। वो डिस्कशंस हमेशा, तो ये टाइम निकालना एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए भी पर्सनली। और क्या चल रहा है सर अभी आजकल? आप किस तरीके के कामों में और रिसर्च में इन्वॉल्व है? तो रिसर्च में अगर मैं कहूँ तो करेंटली जो मेजर फोकस है, आई हैव अ पीएचडी स्टूडेंट्स और आई एम वर्किंग इन विजन ट्रांसफॉर्मर्स दीज डेज। ओह, अपार्ट फ्रॉम दिस जो ओवरऑल लाइफ है, आई वुड से कि इट्स अ मिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, एकेडमिक्स एंड रिसर्च। देयर आर फोर पिलर्स ऑफ द वर्क व्हिच इज समवेयर आई एम ट्राइंग टू बैलेंस इन। तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है अभी? ओवरऑल पहले बताओ तुम्हारा लाइफ कैसा चल रहा है? मेरा लाइफ तो सर काफी स्टेबल है अभी। आफ्टर पीएचडी जॉब ढूंढने में काफी स्ट्रगल हुई। मैं ये पर्टिकुलर पॉइंट बताना चाह रहा था इसलिए क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ एक ब्रांड नेम, जैसे लाइक अगर हम अपने लिए बोले कि हमारे हम पीएचडी आईआईटी से हैं, तो उससे तुरंत कोई आज की डेट में कॉल आने लग जाएगी आपको, या बिल्कुल बिना क्वेश्चंस पूछे इंटरव्यू में आपको जॉब लग जाएगी, तो वो आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। कोई भी जो भी ये वीडियो देख रहा है, शुरुआत में बहुत दिक्कत हुआ था, बट आफ्टर गेटिंग दिस जॉब इन ऑफ मिक्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रिसर्च का है मेरा प्रोफाइल, जिसमें मुझे R&D भी करनी होती है डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स के ऊपर, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी पूरा एंड टू एंड इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो काफी कुछ पढ़ने को मिलता है। मतलब मैं इस सबसे ज्यादा खुश हुई इस चीज से कि मुझे डेली मेरी रूटीन में लगभग हर महीने कुछ ना कुछ नया मेरे सामने आता है और मैं पढ़ता हूँ उसको। तो उससे क्या है कि मेरा जो एक मेंटल पीस है वो काफी बना रहता है। खुश भी हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छी हैबिट है। उसके अलावा आदित्य, तुम ये चैनल का आइडिया क्यों, मतलब व्हाट इज योर अल्टीमेट विजन ऑफ रनिंग दिस चैनल? सर ये दो वजह से हुआ, क्योंकि मैं घर पे था ड्यूरिंग कोविड के आसपास ही मेरी जॉब लगी थी, कोविड पीरियड के सेकेंड वेव के बाद। तो घर पे रहने को मिल रहा था तो बोर होता था मैं अपने आईआईटी के दोस्तों को और अपने आईआईटी की लाइफ को बहुत मिस करता था। मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना मिस करता था। अब मिस करना सिर्फ ये नहीं था कि मैं अपनी दोस्तों के साथ घूमता था, वो सब चीजें नहीं। जो आईआईटी कैंपस में जो एक नॉलेजफुल डिस्कशंस होते थे, इवन चाय की दुकान पे भी, जो जब टाइम कहते हैं ना कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो दोस्तों के साथ, ये वो, उस दौरान भी जो एक
फ्रूटफुल और नॉलेजफुल डिस्कशंस होते थे, मैं बहुत ज्यादा मिस करता था उस चीज को। तो मुझे लगता था कि यार क्या करूं ऐसा। तो आप ये समझिए कि 2022 में पूरा जनवरी से लेके पूरा दिसंबर तक मैं यही सोचता रहा कि क्या करूं। पहले सोचा कि मशीन लर्निंग के लेक्चर्स बनाता हूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ठीक ठाक नॉलेज हो गई है, तो अब मैं कुछ अपना बना सकता हूँ। फिर मैंने देखा कि मेरे से भी वे बेटर लोगों का यूट्यूब चैनल है ऑलरेडी। मैं ऐसा कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा, प्लस क्योंकि मुझे अपनी जॉब में 9 to 6 ऑलरेडी पढ़ना होता है, तो अब मैं पहले वहां 9 घंटा 10 घंटा पढ़ूं, फिर उसके बाद अपने लिए एक जो चैनल के लिए एक सलीके से पीपीटीज बना के उनको रिकॉर्ड करके एक्सप्लेन करके। तो वो एक दो बार ट्राई किया, फिर मुझे समझ में आया कि मैं इसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर फिर ये एआई मशीन लर्निंग बर्डन हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। और मेरे हिसाब से भाई किसी भी चीज की एक्सेस बहुत खराब होती है लाइफ में, एक ट्रू। बैलेंस जरूरी है। तो ऐसे करते करते पूरे साल सोचा मैंने, तब जाके मुझे ये एक चीज ध्यान में आई। फिर आप सबसे पूछ के, सबसे डिस्कशन किया, आपको पूछा, अमरीक सर को पूछा, विवेक मेरा अपना एक फ्रेंड है, आप जानते हैं, तो उसको पूछा, बहुत लोगों को पूछा। फिर सबने एक पॉजिटिव फीडबैक दिया कि हाँ ये इस तरह की चीज उनके नॉलेज में नहीं है, और मैंने भी ढूंढा था, मुझे भी नहीं मिला। तो मुझे लगा कि जो पीएचडी की कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं पीएचडीज की, जैसे कि मैं जब एडमिशन के लिए बार बार इधर उधर प्रयास कर रहा था, दो दो जगह, एक ही जगह दो दो तीन तीन बार अटेम्प्ट दिए थे। यहाँ जोधपुर में भी मेरा तीसरे अटेम्प्ट में हुआ था। तो उस दौरान जो भी मैंने सीखा, जो भी मेरी लर्निंग थी, किस वजह से मेरा हुआ सिलेक्शन शायद, और किस वजह से जब पहले 2 बार मेरा नहीं हुआ, मैं ये सब चीजें कंक्लूड करके बताना चाहता था लोगों को कि जो एक जो मतलब एक होता ना कभी कभी, मोस्टली मोस्टली जो स्टूडेंट्स जिनको पता नहीं होता, वो अनजाने में गलतियां करते हैं। और अगर तो विजिलेंट हैं वो लोग, लेकिन अगर उनको नहीं पता इसलिए वो गलती हो जाती है। अगर पता हो पहले से तो स्किप कर सकते हैं ना। तो बस ये वो स्किप है, मेरा ये चैनल स्किप करना चाहता है वो उन गलतियों को। मेरे हिसाब से जो मैं समझाऊं, तुम ये कह रहे हो कि तुम जो पीएचडी एस्पिरेंट्स है हाँ उनके मन में जो गुत्थम गुत्थी चलती है, जो उनके अनजाने प्रॉब्लम्स हैं, हाँ तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ये इसका अल्टीमेट गोल रखते हो तुम अपने माइंड में। हाँ, एस्पिरेंट्स भी, फिर ड्यूरिंग पीएचडी भी, आफ्टर पीएचडी भी। ड्यूरिंग पीएचडी भी बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आई पीएचडी करने के बाद, और वो भी इन डिस्कशंस के थ्रू भी मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई कि पीएचडी के दौरान भी अगर प्लान्ड वे में चीजें की जाए तो दिक्कत तो ऑब्वियसली होगी ही। ये पीएचडी डिग्री बाकी डिग्रियों से अलग है। पीएचडी इज सपोज टू बी टफ, अगर टफ नहीं है हाँ तो हाँ, सपोज टू बी, हाँ प्रॉब्लम। हाँ। लेकिन अगर जैसे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो इस वजह से आती है क्योंकि आपने चीजों को प्लान नहीं किया था, राइट। तो वो सब चीजें, जैसे एक ही पॉइंट मैं अभी के लिए एक ही पॉइंट उठाऊंगा मैं, जैसे कि हम बीच में ये भूल जाते हैं कि आगे चल के हमें नौकरी करनी है। ट्रू। मतलब जब हम पीएचडी कर रहे होते हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, जब चौथा आधा बीत जाता है, तब हमारे दिमाग में ये चीज आनी शुरू होती है कि यार नौकरी ढूंढनी है। और फिर अगर हम राइट। पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है अपनी विशेष को लेके, जैसे मैं मेरा सीनियर था राहुल, आप जानते हो, आपका एक बैचमेट, राहुल से मैंने ये चीज सीखी कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है। मतलब वरना शुरू से तो यही दिमाग में था कि टीचिंग करनी है। तो राहुल ने ये चीज इंस्पायर की थी हमारे लैब में सबको कि इंडस्ट्री भी एक ऑप्शन है पीएचडी के लिए। तो उस वक्त से मेरा बहुत मन हो गया था कि यार एक बार इंडस्ट्री जाना है। तो फिर उसके इंस्पिरेशन की वजह से थर्ड ईयर हाफ, मतलब 3.5 ईयर्स के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा उस तरफ अपना रुख किया था, अपना पढ़ना भी शुरू किया था। तो लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि ये चीज अगर शुरू से पता हो कि आपको किस एरिया में नौकरी करनी है, किस तरीके की नौकरी करनी है, किस तरीके की नौकरी करनी है, आई वुड हाँ से जिसमें आप खुश रहो, किस जैसे मैं ऑप्शन बहुत जाना खुश है, हूँ। हाँ, जैसे कि मैं आपको बहुत खुश टीचिंग हूँ अपनी करनी है, नौकरी से। जैसे आपको प्राइमरी कह रहा हूँ, प्रीमियम टीचिंग करनी है, लाइक गोइंग टू आईआईटी, यू आर लुकिंग फॉर आईआईटीज और आईएससी और हाई फाई लैब्स। सो उस लेवल की तैयारी, उस लेवल की प्लानिंग, उस लेवल की डिलीवरी आपको हाँ, पहले से करनी पहले से करनी पड़ेगी। वो आप सोचो कि पीएचडी खत्म हो गई फिर कुछ कर लो, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है फिर। नहीं होगा।
और एंड मोस्टली मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई थिंक बहुत क्रिटिकल जो फैक्टर है वो पीएचडी की एज का होता है, बिकॉज जनरली वी वी स्टार्ट पीएचडी एट द एज ऑफ 23 24 in a freshman, and some of the middle age guy who joined PhD at the 26 27 28. So this time we all have a responsibility of earning, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। right? तो ये हमें प्लान करना ही पड़ेगा, वरना हमारे लिए बहुत ही परेशानी भरा माहौल हो जाता है अगर हम पहले से प्लान नहीं करते हैं, प्लान राइट? नहीं करेंगे। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन है सर, कोई भी नहीं ध्यान देता। मुझे नहीं याद है कि मेरे आसपास जितने भी लोग थे उसमें से कितने लोग इस तरह से प्लान करके चीजों को चल रहे थे, ये मुझे नहीं याद है। मतलब मेरे नॉलेज में तो नहीं है, मतलब मैं भी नहीं था, ये मैं जो तो। पॉइंट तुमने कहा जिससे मैं बहुत ज्यादा हैविली अफेक्टेड भी हूं और एग्री भी करता हूं, वो ये है कि तुमने कहा जो पीएचडी के दौरान जो हम लोग नॉलेजफुल डिस्कशंस करते थे, जो मेरी लाइफ में उस डिस्कशंस का रोल है, मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, बिकॉज आईआईटी एक एक बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, वो तो है ही। उसके अलावा वो डिस्कशंस आपको एक बेटर ह्यूमन बनाते हैं। जो हम हाँ। आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखते हैं ना कि एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर और फलाना फलाना, तो मुझे लगता है आईआईटी वो काम बहुत बखूबी करते हैं। वाकई में। हर हर स्टूडेंट को वो मोरलिस्टिकली बहुत स्ट्रांग कर देता है। सो करेक्ट। इफ हम लोग आपस की भी बात करें तो हम लोग हमेशा काउंटर आर्गुमेंट्स करते हैं एक दूसरे से, एंड वी एंड अप एट द सेम पॉइंट, हम कंक्लूड सेम पॉइंट पे करते हैं, तो विच इज अ गुड थिंग, जो मुझे लगता है आईआईटी के अलावा मैंने और कहीं फील नहीं करी। जो नॉलेजफुल डिस्कशंस का रोल है हाँ। अब मैं वो खुद बहुत। ये मानता हूँ कि जब भाई मैं ज्वाइन किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे किसी गरीब आदमी को दे दिया गया हो, भाई तुम जाके चलो भाई तुम आईआईटी में हो जाओ, ऐसी फीलिंग आती थी। मैं बहुत शुरू में लगता था भैया किससे बात करो किससे ना करो, सारे एक से एक धुरंधर। मुझे लगता था कि सारे देवी देवता हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में, मतलब। तो भाई क्रीम है इंडिया का ये, जिसके बीच में मैं आज आके खड़ा हो गया हूँ। ट्रू। तो जो उस टाइम जो आया था मैं, और जब मैं निकला जो मैं था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं कि मुझे बहुत ज्ञान हो गया था, नहीं। हाँ, सिर्फ नॉलेज का नहीं है। सोचने का तरीका, चीजों को लेने का तरीका, ऑब्जर्व करने का तरीका, किसी के बारे में ओपिनियन कैसे बनाई जाए, मैं बहुत सारी चीजों के चेंजेस आए। तो वो बहुत मिस करता था मैं। तो मैं सोचता था कि चलो, फिर ये आइडिया आया कि उन सारे दोस्तों को वापस कैसे इकट्ठा किया जाए। तो ये चैनल का मुझे आइडिया है, तो फिर वही शुरू कर दिया मैंने। फिर आज तक हो ही रहा है वो कंटिन्यू। नहीं नहीं, ये चैनल हम फॉलो कर रहे हैं। मैं अपने दोस्तों से भी बात करता हूँ, जब अपने अपार्ट फ्रॉम आईआईटी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उनसे मैं बात करता हूँ चैनल के बारे में, तो वो लोग बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज देते हैं इसके। जैसे समथिंग लाइक कि हाँ चलो, पीएचडी के दौरान जो हमारे मन की दुविधाएं हैं उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है, लोगों को ये नहीं पता होता है कि पब्लिकेशंस की तैयारी करें। जो पीएचडी एस्पिरेंट्स हैं, जो एक बार गुजर गए उस प्रोसेस से, उनको तो सब पता हो जाता है, पर जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें नहीं पता होता है। ठीक है, टॉपिक सिलेक्शंस कैसे करने चाहिए, किसके पास जाने चाहिए। सो दिस इज समथिंग आई थिंक बहुत जरूरी है पीएचडी एस्पिरेंट्स के लिए। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। लाइफ बैलेंसिंग, मुझे पीएचडी के दौरान एक मेरे सुपरवाइजर भी कहती थी, एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, वो हमेशा कहती थी, डिप्रेशन इज प्रीटी इजी इन पीएचडी, प्रीटी कॉमन। क्यों ये नहीं बात करता है कोई? हाँ, डिप्रेशन के बारे में नहीं बात करते। और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में जो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए भी हैं। उसमें विवेक ने, गौरव ने, अंकित ने पोस्ट डॉक्टरल को लेके, अगर आपको पोस्ट डॉक्टरल जाना है तो आपको डे वन से ही कुछ कुछ सोचना चाहिए तैयारी इस करनी। बारे में। एक एक्सेल शीट बनानी चाहिए जहाँ पे आपके जो एरिया के प्राइम पब्लिकेशंस हैं, वो रिसर्च ग्रुप कौन कौन से हैं, वो प्रोफेसर कहाँ कहाँ पे हैं, ये सब। अब आप लास्ट मोमेंट पे करने बैठोगे तो बहुत समय लगेगा और बड़ा नहीं हो फ्रस्ट्रेशन। पाएगा। और गलत फहमियां भी होती हैं, जैसे कई लोगों को लगता है कि पोस्ट डॉक्टरल के लिए एक बोरा भर के पब्लिकेशन चाहिए, विच हाँ इज नॉट हाँ ट्रू आल्सो, हाँ हाँ। है ना? एक और ठीक है। बहुत छोटी सी चीज सर, बहुत मजेदार। इंटर्नशिप बड़ी अंडर एस्टिमेटेड चीज है पीएचडी के दौरान। बहुत अंडरस्टैंड है। बहुत अंडर एस्टिमेटेड है। लोगों को मतलब ऑब्वियसली एक ये है कि ये बीटेक बीटेक के बच्चे जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर इंटर्नशिप सही जगह तुम्हें मिल जाए पीएचडी सेकेंड ईयर में,
तो वो तुम्हारी सेकेंड ईयर में अगर तुम 3-4 महीने के लिए कहीं चले जाओ, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, हम्म, इन 2 सालों में, तो वो आपका आधा हम्म। पीएचडी का काम ही एक किनारे से दूसरे किनारे लगा सकता है। ये हाँ, पावर। और तुरंत ही अलाय भी बना लेते हो अपना। एक वही, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आप सब किसी चीजें हैं। मेरी तरह, तुम और लोगों की तरह, तुम भी फुल टाइम जॉब करते हो, तुम इसके लिए टाइम कैसे मैनेज करते हो, और आगे आने वाले टाइम में तुम्हें इसमें अपने चैनल में क्या क्या चैलेंजेस फील होते हैं अभी? सर इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला तो टाइम कैसे मैनेज करते हो, तो मेरे इंटरेस्ट की चीज है सर ये, तो हम्म, हो ही जाता है कैसे तो। और क्योंकि बहुत रेगुलर बाकी चैनल्स की तरह मेरे वीडियोस बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आते, क्योंकि राइट। बाकी जिनको मैं इनवाइट करता हूँ वो भी बिजी होते हैं, तो उनके साथ टाइम नहीं, निकाल। ऐसा नहीं है, तुम्हारा आर&डी वाला काम है ना, तो इट टेक्स टाइम, आई हाँ, थिंक। मतलब एक तो फिर पहले टॉपिक सोचो, टॉपिक सोचते हाँ। रहते, बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में चलता रहता है कि अभी कोई टॉपिक है क्या जिस पे बात कर सकते हैं। फिर हम्म, उससे रिलेवेंट पर्सन को सोचना कि कौन है जो इस पे सही डायरेक्शन में बता सकता है चीजों को, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे 15-20 दिन लग गए। फिर मैं उनको इनवाइट करता हूँ, फिर वो कब फ्री हैं, कभी किसी को घर जाना होता है, कभी लाइक कुछ कुछ टाइम इश्यूज होते हैं, फिर धीरे धीरे करके मैनेज होता है। फिर वीकेंड वगैरह में आधे 1 घंटे की कॉल, एंड देन थोड़ी हम्म, एडिटिंग, तो वो बहुत बहुत ज्यादा ऐसा फुल टाइम नहीं करना पड़ता मुझे, इसलिए मैनेज हो जाता है। रही बात चैलेंजेस की, चैलेंजेस ये है कि जितने लोगों को मैं जानता था पर्सनली हम्म, बहुत अच्छे थे, तो हम्म, उन उनके साथ तो मेरे ऑलमोस्ट सब लोग कवर हो गए और वो वीडियोस आ गए। हम्म, जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बोल सकते हैं, बच्चों को गाइड कर सकते हैं, फेलो पीएचडी हम्म, को, हम्म, वो या तो रिप्लाई नहीं आया, या तो हम्म, फिर बोल दिया कि भाई हम इंटरेस्टेड नहीं है। हम्म, तो जो अननोन लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता, इंडस्ट्री से भी मैंने बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर पहले तो वो रिप्लाई कर रहे थे, फिर बाद में उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, ये जानने के बाद कि मैं इंटरव्यू कुछ जैसा कुछ करना चाहता हूँ। अब उनके अपने कंसर्न्स होंगे, देखिए मोस्टली जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो, उनके साथ एक वो जो चीज लगी होती है कि ये सब चीजें आप बाहर नहीं बता सकते, और ये है क्या जो भी उनको लगता हो चीजों को लेके, अब उनकी हम्म, कंपनी का कोई इंफॉर्मेशन ना आप रिवील कर दें, ये सब चीजें थोड़ा कंपनी इसके साथ जुड़ी हुई होती है, तो मे भी ये भी रीजन हो सकता है कि उन्होंने मना कर दिया। तो मैं इंडस्ट्री के लोगों को भी लाना चाहता था, बड़े बड़े प्रोफेसर्स को भी लाना चाहता था, मैंने कोशिश की, बट अभी तक तो मैं अनसक्सेसफुल रहा हूँ। बट लंबी जर्नी है सर। नहीं, अरे आदित्य, कि यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट पीपल फॉर द इंटरव्यू, ऑफ कोर्स। मैंने बहुत सारे देखे, जैसे हमारे प्रोफेसर्स हैं पुराने, हम्म। डॉक्टर तिवारी है, फिर यू रीच्ड आउट टू डॉक्टर गणेश बागलेर, यू रीच्ड आउट टू प्रोफेसर फ्रॉम आईआईटी पराक्कर ऑल्सो। हाँ हाँ, सो वो पलक्कड़ वाले वो सर जो को बढ़िया उन्होंने ना, बताया था। बाउंड टू द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट the actual problems during the PhD. So वो हम्म। अप्रोच आई थिंक यू हैव टू कंटिन्यू, भले ही एक दो आपके लैक्स आए, मना अरे होते सर रहे। उससे फर्क नहीं पड़ता, उतना तो चलता है, उतना तो पीएचडी किया है तो 10 बार तो अपने पेपर आदत है, रिजेक्ट होते थे, आदत है, तो उतना तो सीख ही गए हैं अब। आदत। अच्छा, मैं ये भी सोचता हूँ, ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, बिकॉज आई एम टूवर्ड्स दिस, यू नो, कनेक्शंस थिंग्स। सो डू यू थिंक दैट कि किसी भी एंगल से, जो आप एक फादर भी हैं, आपका एक क्यूट बेबी भी है, सो क्यूट बेबी ने आपको भी अच्छे काम करने के लिए इंस्पायर किया है? मेरा ये बहुत वेग सा क्वेश्चन है, व्हाट वे योर टेक ऑन दैट? डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली कह सकते हैं, क्योंकि उस मतलब आफ्टर बिकमिंग अ फादर मेरे थॉट्स थोड़े थोड़े क्या काफी चेंज हो गए, कि मतलब जो लाइफ की तरफ मेरा अप्रोच था, तो वो एक जगह कंसंट्रेट हो गया। अब जैसे मुझे अपने लिए क्या लेना है क्या नहीं लेना, मुझे अब इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं, तो ले दे के वही है वो, उसको जो चाहिए वो आ जाता है, तो और उसी में मजा भी आ रही है, हमें भी मजा आ रही है उसमें। बच्चे का नया कपड़ा आया, बच्चे का नया खिलौना आया, बस अब स्कूल जाएगा 1 तारीख से, तो सबको बुक्स और सब वो है, छोटी छोटी पोएम वाली बुक्स और कॉपी किताब। बुक से कवर मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं बच्चों के लिए, मेरे लिए हाँ, भी थे।
तो उसी में टाइम निकल जाता है। तो उससे क्या है कि दो चीजें हो गई ना, जो आपने क्वेश्चन कहा कि इंस्पायर कैसे किया, तो उसमें क्या है कि जैसे अब पहले मतलब जो थॉट्स थे वो कम हो गए, अब कुछ और चलता ही नहीं है दिमाग में, तो दिमाग एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, या तो काम किया या तो फिर बेटा, बस दो ही काम है अपने। तो मतलब कुल मिला के फैमिली और काम, तो कॉन्सेंट्रेट हो गए तो और इधर उधर का दिमाग जाता ही नहीं है, तो फिर ये कर रहे हैं। अच्छा, हमारा जो आज का मतलब मुख्य टॉपिक था, मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन था कि बिफोर एंड नॉट ड्यूरिंग एंड आफ्टर लाइफ इन पीएचडी। सो मैं ये भी जानना चाहता हूँ, मेरा बाकी लोगों से भी हमेशा ये जानने का पर्पस रहता है कि while you were doing a PhD you must have faced some kind of different kind of problems, and after PhD how do you see those problems? कभी कभी हम जब जी रहे होते हैं तो हमको लगता है वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जब हम गुजर जाते हैं तो हमें लगता है यार छोटी सी तो बात थी, ज्यादा परेशान हो रहे थे, समझे ना? वो तो है सर, लेकिन अब वही है ना कि जो उस समय झेल रहा होता है, तो हम्म, वो उस वक्त बहुत सारी चीजों को झेल रहा होता है ना, तो इसलिए उस वक्त कंसंट्रेट कर पाना, उतना समझदारी दिखा पाना, ऑब्वियसली जो जो चीज फेस कर रहा है वो उस चीज को समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो अब वो तो ट्रू। अपना अपना एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है कि आप प्रॉब्लम को कैसे लेते हो, हर कोई अलग अलग तरीके से लेता है। अब वो अब अगर आप ये पूछ रहे हो कि मैंने क्या सीखा, अब मतलब अगर मैं कुछ पहले की जो पीएचडी कर रहा था उस टाइम जो चीजें थी, तो मेरे हिसाब से जो चीजें मेरे साथ हुई, जो भी प्रॉब्लम आए वो सही आए, मतलब सही है। आने चाहिए थे। क्योंकि हम्म, एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने पहला पेपर अपना पहला कंट्रीब्यूशन किया था, हम्म, तो मैंने डाला था बड़े कॉन्फिडेंस में ट्रांजैक्शंस ऑफ मेडिकल इमेजिंग में। EMI में, बहुत हाँ। ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि ये जो काम मैंने किया है ये रिजेक्ट, ऐसे आउटराइट रिजेक्ट नहीं होगा, और चेंजेस आएंगे, मैं उसके लिए रेडी हाँ, था, लेकिन ये था कि हम्म, रिजेक्ट तो नहीं करेंगे ये लोग, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था। और भैया 2 महीने के बाद जब आया, जो भयानक कमेंट्स थे 6 लोगों ने किए, उधेड़ पूरा बगिया उधेड़ दी। उधेड़ दी थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि तुमसे, मतलब बस उन्होंने ये नहीं लिखा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तुमसे गधा इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। मतलब बस उन्होंने यही नहीं लिखा था। अब मैं तो अच्छा, एक और चीज इसमें यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। एक और चीज थी कि जब हम ये जो तुमने कहा कि जब हम कंट्रीब्यूशन सबमिट करते हैं, वी आर हमेशा सबमिट करते समय हर हर रिसर्चर बहुत होपफुल होता है तभी वो सबमिट करता है, हाँ, ठीक है? और 70 to 80% में अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर हाई एंड वेन्यू तो रिजेक्शन आता है, फर्स्ट रिजेक्शन आता है, ठीक है? सो उस चीज को डाइजेस्ट कितने दिन में कर पाते हो आप? मैं वही उसी पे आ रहा था, मुझे ना हाँ। 15 से 20 दिन लगे थे। हम्म, मतलब वाकई अगर मैं बोलूँ तो उस वक्त मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था, मेरे समझ में ही ना आया कि करूं क्या। एक्चुअली उनके जो कमेंट्स थे वो ये कह रहे थे कि ये सब बिल्कुल बेकार है, इसको पूरा हम्म, मतलब ये कहीं एक्सेप्ट करने लायक चीज ही नहीं है जो हम्म, तुमने किया है ये। अब मुझे लगे कि मैं 3.5 साल हो गए, तो मतलब पीछे 3.5 सालों में मैंने जो कुछ भी किया सब पूरा बर्बाद। अब ये सोच सोच के ना मेरे तो बुद्धि ही ना काम करे, और ऊपर से जिनसे मैं कुछ, जो मेरे एक्सटर्नल रिसोर्सेज थे जो मेरे सुपरवाइजर ने अरेंज किए थे, जिनसे कि बात करो और चीजों को समझो, हम्म, वो भी मेरे बातों का जवाब नहीं दे रहे थे, उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिए थे कि देख लो अपना, उसको थोड़ा पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो। अब तो मेरे बिल्कुल समझ में ना आना है। फिर एक दिन जब सर के साथ डिटेल में बात हुई, तब सर ने थोड़ा समझाया कि देखो, ऐसे परेशान होने से तो सॉल्व होने से रही चीजें, जब तुम एक एक पॉइंट उठाते जाओ, हम्म, 3 पेज के 4 पेज के जो भी कमेंट्स हैं, एक एक पॉइंट उठाओ, उनको ठीक करते जाओ, तो ऐसे करके एक दिन चारों पेज खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा पेपर ठीक हो जाएगा, तुम्हारा काम भी ठीक हो जाएगा, टाइम जो भी लगे हम्म। ऊपर नीचे। फिर हाँ भाई, आप लोग थे, सब लोग खाते पीते इधर उधर करते, चारों पेज ठीक किए। 6 महीने लगे थे, ये बात है जुलाई 2019 की। जुलाई 2019 में रिजेक्शन आया था, फिर उसके बाद करते करते वापस सबमिट किया था मार्च में। हम्म, मार्च के बाद फिर हो गया था, मतलब धीरे धीरे चीजें आ गई, इन लाइन हो गई,
और अभी मुझे लगता है उस टाइम तो मैं बहुत परेशान था, गालियां वालियां दे रहा था रिव्यूअर्स को। हम्म, तो लेकिन हम्म। अभी लगता है कि वो गलत नहीं थे उस जगह पे, क्योंकि मैं भाई अज्ञानी था तो इसलिए गालियां वालियां दे रहा था। लेकिन लेकिन वो लर्निंग बहुत अच्छी थी अज्ञानी मेरी। आदमी जानने देता है ना, वो भी सही बात है। लर्निंग मेरी बहुत अज्ञानी अच्छी। नहीं हुआ एक्चुअली। रिव्यूअर का कोई खराब रोल नहीं होता है, रिव्यूअर हमारे काम को पॉलिश ही करते हैं, ये मेरा हार्ड बिलीफ है हमेशा। ठीक है, भले कुछ रिजेक्शंस एक्सेप्शंस आते होते हैं। हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मेरे साथ हुआ था ऐसा दूसरे अच्छा। पब्लिकेशन में। दो ओके। दो रिव्यूअर थे जो बार बार अपने पब्लिकेशन को साइड करने को बोलते। अच्छा, हाँ वो तो साइटेशंस के लिए तो फिर बढ़ाते हैं। मैं अड़ गया था, मैंने फिर अलग से एडिटर को चिट्ठी लिखी थी सर के साथ मिलके कि ये ऐसे ऐसे करने को बोल रहे हैं। तो वो एडिटर ने बोला कि आपको करना चाहिए। तो हमने फिर उसको रिट्रैक्ट कर लिया था पेपर को कि नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ये भी कॉमन सीन है कि लोग अपने पेपर्स को रिव्यूअर कि फलाना हम्म। एट ऑल 2017 को साइड करो पहले, ये सब करते हैं। हम्म। मैंने भी फेस। सो आदित्य, ये भी बताओ, तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो और मैं भी उसको फॉलो अप करता हूँ, देखता हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम है कि इसकी उतनी रीच नहीं आ रही जितनी एक्सपेक्टेड है? हाँ सर, ये तो एक प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं देखा। बहुत ज्यादा लोगों मतलब व्यूज भी लगभग 35-38 हजार ही है। अगर कोई ऐसे उठा के नंबर देखेगा, नया चैनल देखेगा, तो वही 850 कुछ सब्सक्राइबर अभी हुए हैं रिसेंटली। तो लेकिन अब पता नहीं, मतलब मुझे मैंने तो खैर एक रीजन ये भी है कि भाई केवल पीएचडी वालों के लिए है ये। तो ऐसे भी इतनी पॉपुलेशन कम जनता होती है। पॉपुलेशन में कम है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों तक पहुंचाने की। तो पॉपुलेशन भी कम है, फिर बहुत ज्यादा फैंसी वीडियो भी नहीं होते ना। मतलब अपनी बात अपन कोई शाहरुख खान या कोई कंट्रोवर्शियल राजा वीलॉग की तरह भी हम उल्टे सीधे वीडियो बना के डाल दें, मेरी शादी हो गई, मेरी रील देखो, ये करो, वो तो अब तो वो, अरे उस राजा व्लॉग्स में तो सॉरी, मतलब राजा वीलॉग के एक दिन वीडियो में में एक सर, लाख गेम, एक और दिन में राजा 1 लाख व्लॉग गेम। के वीडियोस में 2.5-2.5 मिलियन व्यूज देखे, और मेरे में 700-800 है। हमने कहा यार हाथ धो गए कुछ। अब वही है कि अब नौटंकी तो कर नहीं सकते। आई नौटंकी। थिंक अगर उसको इंटेलिजेंटली डाइसेक्ट करो, वो एक ऐसा मोमेंट दे रहा है जो लगभग कॉमन पॉपुलेशन की लाइफ में है ही है। हाँ। ठीक है, तो रिलेटेबिलिटी ज्यादा मिल रही है लोगों को वहां पे। ठीक है, अब देख भी रहे हैं तुम सर लोग, पूरा 2.5-2.5 मिलियन 4-4 मिलियन व्यूज है उसके वीडियोस पे।